स्वागत है आप सभी का ग्लोबल टेक यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले भी एक क्लास हो चुकी है जिसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है आपके ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पे। आप लोग जाके वहां से क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट कहाँ मिलेगी आपको? उसके लिए आपको यूट्यूब पे सर्च करना है ग्लोबल आईटीआई सर्च करेंगे। इसके बाद ये आइकन दिखेगा ग्लोबल आईटीआई का आइकन, इस पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको सामने दिखेगा प्लेलिस्ट का ऑप्शन, है ना। तो प्लेलिस्ट पे जब आप क्लिक करेंगे, देखिए ये प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट पे जब आप क्लिक करेंगे और स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक थ्योरी, है ना। तो यहाँ पे जो भी क्लासेस होती हैं फर्स्ट ईयर की, फिर आपकी जो सेकेंड ईयर की है सेकेंड ईयर की भी, तो प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप लोग प्लेलिस्ट से जाके और 1 बाय 1 करके क्लासेस देखते रहिए। क्लासेस देखते रहेंगे तो आप अपने आप को जज करते रहेंगे, आप अपने आप को ये चेक करते रहेंगे कि आप अपनी तैयारी कैसे कर रहे हैं। ठीक है, और पीडीएफ के लिए आप लोग अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउजर में सर्च करिए ग्लोबल आईटीआई सर्च करेंगे तो फिर आपके सामने globaliti.org की वेबसाइट ऐसे पहले ही नंबर पे दिख जाएगी। इस पे क्लिक करेंगे तो फिर क्लिक करके आपको जाना है कहां पे? आईटीआई कोर्सेज पे। आईटीआई कोर्सेज के अंदर आप जाएंगे तो वहां पे पीडीएफ दे दी गई है और समय समय पर चीजें यहाँ पे अपडेट की जाती है वेबसाइट पे। तो आप लोग जो भी इंपॉर्टेंट नोटिस होगी या जो भी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होगा वो भी आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन है हमारा कि सोने की विद्युत चालकता कितनी होती है। सोने की विद्युत चालकता आपसे पूछा है, सोने की विद्युत चालकता कितनी होती है। तो मुझे बताएंगे कि सबसे अच्छी विद्युत चालकता किसकी होती है। पहले तो ये बता दीजिए, फिर हम लोग सोने चांदी सबकी बात कर लेंगे। विच इज द बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी एलिमेंट, मतलब सबसे अच्छी चालकता, सबसे अच्छी विद्युत चालकता, सबसे अच्छी विद्युत चालकता किसकी होती है भाई? वो होती है आपके चांदी की सबसे अच्छी विद्युत चालकता होती है। एक काम करिए, एक एक लिखने से अच्छा है कि आप ये टेबल देखिए, है ना। ये टेबल देखेंगे तो आपको ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। ये टेबल देखेंगे तो इस टेबल से आप सबको एक साथ देख लेंगे किसकी किसकी क्या क्वालिटी है और किसका कितना कंडक्टिविटी है और कितना इसका रेजिस्टिविटी है। ठीक है, देखो हमने ले लिया यहाँ पे सिल्वर, फिर आपका ले लिया कॉपर, फिर गोल्ड और फिर एल्यूमिनियम। जनरली आपके कौन कौन से कंडक्टर यूज किए जाते हैं? मैक्सिमम यूज होने वाला कंडक्टर है आपका कॉपर, सबसे अधिक यूज होता है। ठीक है, इसके बाद है आपका एल्यूमिनियम, उससे कम है आपका सिल्वर और सबसे कम यूज होने वाला है आपका गोल्ड। कहेंगे आप कि सर यदि सबसे अच्छी विद्युत चालकता सिल्वर की है तो आप सिल्वर क्यों नहीं यूज करते हो, ये क्यों नहीं बता रहे हो कि सिल्वर का ही सबसे ज्यादा यूज करते हैं? भाई मेरे सिल्वर यूज कर लेते, सिल्वर यूज किया जाता, लेकिन पता चलेगा कि आपने चांदी का कोई तार लगा दिया और आपके पड़ोसी को पता चल गया कि ये चांदी का तार लगाया है। अगले ही दिन वो तार कहाँ गया आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। आप चाहे जितना रिपोर्ट लिखवा लो, पता नहीं चलेगा कि आपका तार कहाँ गया। ठीक है, तो इस चीज से भी बचने के लिए, चूंकि ये चांदी जो है वो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है, तो इसी वजह से इसका यूज कम कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे सबसे अच्छी गुणवत्ता होने के बावजूद भी इसका यूज कम किया जाता है। ठीक है, इसकी कंडक्टिविटी कितनी होती है? चांदी की 100% होती है। कॉपर की कितनी होती है भाई? 94% होती है। और गोल्ड की कितनी होती है? गोल्ड की होती है आपकी 67%। फिर होती है आपकी एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम कितनी होती है? 56%। ठीक, तो ये डाटा आपको याद रखना है। ये तो बात हो गई कंडक्टिविटी की, ये तो बात हो गई किसकी? कंडक्टिविटी, चालकता की बात हो गई, चालकता की बात हो गई। चालकता को किससे प्रदर्शित करते हैं आप लोग? चालकता को G से प्रदर्शित किया जाता है और G इज इक्वल टू क्या होता है? 1/R होता है। कितना होता है? 1/R। ठीक है, देखो
फिर आपका बात क्या है, रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी ये है आपका ओम इंटू मीटर, ये ओम इंटू मीटर है, ठीक है। रजिस्टिविटी ओम इंटू मीटर। रजिस्टिविटी को किससे प्रदर्शित किया जाता है भाई, रो से प्रदर्शित किया जाता है, रो से प्रदर्शित किया जाता है रजिस्टिविटी को। और रो का मात्रक क्या होता है, रो का मात्रक होता है ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर, है ना, ओम इंटू मीटर। तो ये डाटा भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एज इट इज ये डाटा पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि सिल्वर का कंडक्टिविटी कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -8, ठीक है, 1.6 इंटू 10 की पावर -8, और इसमें मात्रक क्या लगेगा, इसमें मात्रक लगेगा ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर, ठीक है। फिर आपका कॉपर का कितना होता है 1.7 इंटू 10 की पावर -8, गोल्ड का 2.4 इंटू 10 की पावर -8, और एल्यूमिनियम का 2.85 इंटू 10 की पावर -8। देखो एक चीज तो सब में कॉमन दिख रहा है, याद करने का तरीका क्या है, याद करने का ट्रिक ये हो सकता है कि 10 की पावर 8, 10 की पावर 8, 10 की पावर 8, 10 की पावर 8 सब में है, सब में 10 की पावर 8 है, बस बदल क्या रहा है, इसका जो कोफिशिएंट है ये बदल रहा है। यहाँ पे 1.6 है, यहाँ पे 1.7 है, यहाँ पे 2.4 है, यहाँ पे 2.85 है। तो बस इसको क्रम में याद कर लो, बढ़ते हुए क्रम में याद कर लो, आरोही क्रम में याद कर लो। देखो सबसे कम किसका है भाई, सबसे कम आपका चांदी का है, उससे कम, उससे थोड़ा सा अधिक किसका है, कॉपर का है, फिर उससे थोड़ा सा अधिक किसका है, आपके गोल्ड का है, फिर उससे थोड़ा सा अधिक एल्यूमिनियम का है, ठीक है। तो आरोही क्रम में इसको याद कर लेंगे। तो ये दोनों डाटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों डाटा जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी। बाकी यहाँ पे बोला है कि फ्लेक्सिबिलिटी किसमें अधिक होती है, तो फ्लेक्सिबिलिटी आपके चांदी में भी बढ़िया होती है, और कॉपर में भी ठीक ठाक होती है, सोने में भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एल्यूमिनियम की फ्लेक्सिबिलिटी, एल्यूमिनियम में फ्लेक्सिबिलिटी तो होती है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी बिल्कुल ही जीरो होती है, तो इसलिए ये कह दिया जाता है कि और जैसे इसमें हार्डनेस के लिए आप क्रोमियम मिलाते हो तो ये ज्यादा ही हार्ड बन जाता है, तो फिर ये फ्लेक्सिबल उतना नहीं हो पाता, ठीक। सबसे बढ़िया फ्लेक्सिबल इसमें कौन सा होगा, या तो आपका सोना होगा, नहीं तो फिर चांदी होगा, इसके बाद फिर आपका कॉपर हो जाएगा, ठीक है भाई। चल, तो ये डाटा आपको एकदम बेहतरीन तरीके से, इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है मैं आपको बताया हूं ना, हाईलाइटेड किया हूं ना, ये डाटा, ये वाला कंडक्टिविटी, ये और ये रजिस्टिविटी वाला डाटा, ये दोनों डाटा जरूर याद रखेंगे इतने इस वाले टेबल से, ठीक है ना। चलो अब देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, सोने की चालकता पूछा है। सोने की चालकता कितनी है भाई, सोने की चालकता है 67%, 67%, 67%, ठीक है भाई। गूगल करोगे आप लोग तो गूगल पे कुछ दूसरा मिलेगा, लेकिन हमें चलना है किसके हिसाब से, हमें चलना है निम्मी, निम्मी, निम्मी का जो सिलेबस है इसके हिसाब से हमें चलना है, ठीक है ना। तो वहां पे 67% दिया, तो 67% ही एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग कि स्थिर विद्युत प्रभार क्या है। स्थिर विद्युत प्रभार क्या है, देखिए जो आपकी विद्युत है, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी ये दो तरह की होती है। ये कितने तरह की होती है, ये दो तरह की होती है। कौन कौन सी, एक होती है आपकी स्टैटिक, एक होती है आपकी स्टैटिक, और एक होती है आपकी डायनेमिक, एक होती है आपकी डायनेमिक, ठीक है। डायनेमिक में आपका क्या आ जाता है, डायनेमिक में आपका आ जाता है एसी एंड डीसी, एसी एंड डीसी, एसी एंड डीसी आपके डायनेमिक में आ जाते हैं। डायनेमिक कौन सा होता है, जिसमें चार्ज मूव करते हैं, जिसमें चार्ज मूव करते हैं, ठीक है। स्टैटिक कौन सा होता है, चार्ज कैन नॉट मूव, चार्ज कैन नॉट मूव, कैन नॉट मूव मतलब जिसमें चार्ज मूव नहीं कर सकते, चलते नहीं है, या फिर ऐसे कह दीजिए फ्लो नहीं होते हैं। जिसमें चार्ज फ्लो नहीं होते हैं उसे हम लोग कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और जिसमें चार्ज मूव होते हैं या फिर जिसमें चार्ज फ्लो करते हैं वो होता है आपका डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एक एग्जांपल बता दीजिए सर, तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, अपना पेन उठाओ, पेन को उठा के ऐसे बाल पे ऐसे रगड़ो, और छोटे छोटे कागज को यदि आप ऐसे इस पेन के द्वारा चिपकाओगे तो वो आसानी से चिपक जाते हैं, ठीक है। बाल में रगड़ने के बाद पेन को ले जाके जब उस कागज पे रखोगे तो वो छोटे छोटे जो कागज होते हैं
पेन की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। वो क्यों हुआ? फ्रिक्शन की वजह से इस पेन पे कुछ चार्ज आ गए, कुछ आयंस जनरेट हो गए। कहां पे? इस पेन पे। ये जो चार्ज जनरेट हुए हैं ये मूवेबल नहीं है, मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह गति नहीं कर सकते, लेकिन अपना इफेक्ट तो दिखाएंगे ही। यदि यहाँ पे चार्ज आया है तो छोटे छोटे कण को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, तो इसे क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टैटिक चार्ज ऑप्शन ए एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग, विद्युत आवेश की इकाई क्या है? विद्युत आवेश, विद्युत आवेश बोले तो Q। Q इक्वल टू क्या होता है? Q इक्वल टू फॉर्मूला बनता है आपका IT। Q इक्वल टू एक फॉर्मूला बनता है IT, जहां पे Q क्या है? Q आपका है आवेश, I क्या होता है दोस्त? I होता है आपका धारा, और T क्या होता है? T है आपका समय। T क्या है? समय है, ठीक है। तो यहां से Q इक्वल टू IT है, तो IT का सॉरी, ये धारा का मात्रक क्या बन जाता है? एम्पियर। धारा का मात्रक बन जाता है आपका एम्पियर। और टी, समय, टी का मात्रक क्या बन जाता है? टी का मात्रक बन जाता है आपका, अरे सेकंड ही तो बनेगा। टी का मात्रक आपका सेकंड बन जाएगा, समय का मात्रक आपका सेकंड बन जाएगा। तो एम्पियर इंटू सेकंड, एम्पियर इंटू सेकंड, एम्पियर इंटू सेकंड को ही हम लोग क्या कहते हैं? एम्पियर इंटू सेकंड को ही हम लोग कहते हैं कूलाम। क्या कहते हैं? कूलाम, ठीक है। एम्पियर इंटू सेकंड को ही हम लोग कूलाम भी कहते हैं। तो यहाँ पे कूलाम ऑप्शन डी में दे रखा है, तो कूलाम एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वोल्ट किसका मात्रक है? वोल्ट आपका मात्रक बन जाता है वोल्टेज का। वोल्टेज का। हर्ट्ज किसका मात्रक है? हर्ट्ज आपका मात्रक बन जाता है आवृत्ति का। आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, है ना, फ्रीक्वेंसी का। और जो आपका एम्पियर है, एम्पियर किसका मात्रक है? ये आपके धारा, धारा का मात्रक है, करंट का मात्रक है, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। कौन सी सामग्री में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि शालीनता की परत में होते हैं? देखो हिंदी कितना जबरदस्त लिखा है, शालीनता की परत में होते हैं। अरे भाई, अब हिंदी, इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड जो टेक्निकल टर्म है उसको इंग्लिश में ही आप लोग याद रखेंगे तो ज्यादा बेहतरीन होगा। यहाँ पे सीधे सीधी बैलेंस लेयर की बात किया है, जो आपकी बैलेंस सेल होती है। बैलेंस सेल की बात किया। बैलेंस सेल कौन सी सेल होती है? जो किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल को ही हम लोग कहते हैं बैलेंस सेल, ठीक है। उसमें जितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं उन सभी इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उन सभी इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसने बोला है, जैसे मान लो कि ये आपके पास एक एटम है या फिर एक एलिमेंट है, ठीक, एक एलिमेंट है, एटम नहीं एलिमेंट है। इस एलिमेंट के आउटर मोस्ट मतलब कि सबसे बाहरी वाली कक्षा, लो सबसे बाहरी वाली कक्षा एक और बना देता हूं, तो सबसे बाहरी वाली सेल ये हो गई ना। तो इसमें बोला है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 8 है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है। यदि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है तो बताना कि ये कौन सा एलिमेंट होगा? ये सुचालक होगा, मतलब कि कंडक्टर होगा, या फिर सेमीकंडक्टर होगा, या फिर आपका इंसुलेटर होगा। तो एक कंसेप्ट यहां पे याद रखना, इंसुलेटर। इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कैसे इसको डिसाइड किया जाता है, इस चीज को समझने के लिए मैं एक कंसेप्ट यहां पे बता रहा हूं। आप इस चीज को याद कर लीजिए, कभी भी कंफ्यूजन नहीं बनेगा, ठीक है। चलो यहां पे लिखो, पहला बात कर लेते हैं हम लोग कंडक्टर की। कंडक्टर, तो कंडक्टर कौन सा होता है? कौन सा एलिमेंट कंडक्टर बनता है? जिसके आउटर या फिर वैलेंस सेल लिख लो, जिसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो? इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से लेके 3 तक हो। 1 से लेके 3 तक इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, उसे कहते हैं हम लोग क्या? उसे कहते हैं कंडक्टर, ठीक है। सेमीकंडक्टर किसको कहते हैं? सेमीकंडक्टर उसे कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो? 4। जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वैलेंस सेल लिख लो, वैलेंस सेल में, जिसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो? 4, ठीक है। अच्छा,
इंसुलेटर कौन सा होता है? इंसुलेटर आपका वो होता है जिसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो भाई? जिसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो? 8 हो। जिसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या हो 8। वैलेंस सेल में इसके कंडक्टर में 1 से 3 भी हो सकता है और 4 से, सॉरी 4 नहीं, 5 से 7 भी हो सकता है। यहाँ पे लिख लेना 5 से 7 भी हो सकता है, 5 से 7 भी हो सकता है। जब आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो जाती है तो वो आपका क्या बन जाता है? इंसुलेटर। मतलब कि इस किसी भी, थोड़ा सा यहाँ पे केमिस्ट्री में आपको समझा देता हूं थोड़ा सा, कि किसी तत्व के, किसी एलिमेंट के बाहरी कक्षा में यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिपूर्ण हो जाती है, कक्षा जो सेल है उस सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिपूर्ण हो जाती है तो वो एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ क्रिया नहीं करता, क्योंकि वो पूर्ण रूप से अस्थायी हो जाता है, पूर्ण रूप से अस्थायी हो जाता है। इसीलिए इसको कहा जाता है क्या? अक्रिय गैस। अक्रिय गैस जो आपके आवर्त सारणी में सबसे दाहिने साइड में दिए हुए हैं, सबसे दाहिने साइड में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होगा, वो हो जाएगा आपका इंसुलेटर। वो क्या बन जाएगा भाई? इंसुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विद्युत इंसुलेटर के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? विद्युत इंसुलेटर के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो देखो यहाँ पे जो गैलियम है, गैलियम ये तो आपका बन जाता है कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर है ये। फिर पोर्सिलिन जो है ये आपका इंसुलेटर है, इंसुलेटर। एल्यूमिनियम जो है ये भी आपका कंडक्टर है। जर्मेनियम जो है ये आपका सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे? इंसुलेटर ही पूछा है, तो इंसुलेटर यहाँ पे पोर्सिलिन है, पोर्सिलिन एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा। कौन सा विद्युत पैरामीटर इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का विरोध करता है? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का विरोध करने वाला कौन सा होता है भाई? तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का विरोध कौन करता है? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का विरोध, प्रवाह का विरोध कौन करता है भाई? प्रतिरोध करता है, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे V इजक्वल टू आई आर, V इजक्वल टू आई आर, ये फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा होगा, जहाँ पे V क्या है भाई? ये है आपका वोल्टेज, I क्या है? ये है आपका धारा, और R क्या है भाई? ये है आपका प्रतिरोध, ये है आपका प्रतिरोध। तो यहाँ से प्रतिरोध का फॉर्मूला लिखेंगे आप, तो प्रतिरोध का फॉर्मूला हो जाएगा, प्रतिरोध का फॉर्मूला हो जाएगा R इजक्वल टू V अपॉन आई, R इजक्वल टू V अपॉन आई, ठीक है। और इसी चीज को यदि मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिख दूं, या एक और फॉर्मूला यहां से बनाना चाहूं, तो I इक्वल टू वहां से क्या बनेगा? V अपॉन आर, V अपॉन आर। तो अब आपको यहां से दिखेगा कि किसी कंडक्टर का प्रतिरोध यदि अधिक है तो उसमें धारा कम होगी। यहां से यदि मैं प्रतिरोध बढ़ाता जाऊं, यदि यहां से मैं प्रतिरोध बढ़ाऊंगा तो ये डिनोमिनेटर में है, ये बटा में है, तो बटा में यदि कोई किसी संख्या का मान बढ़ाया जाता है तो जो राइट साइड में नोमिनेटर में यदि कोई वैल्यू है तो उस वैल्यू का मान क्या होने लगता है? उस क्वांटिटी का, या फिर कहिए कि उस राशि का मान घटने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान बढ़ाते जाइए प्रतिरोध का, इधर धारा घटता जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं ये चीज हमें सामने से देखने को मिल रही है कि यह प्रतिरोध जो है कहीं ना कहीं चार्ज के फ्लो होने का विरोध कर रहा है, ठीक है। क्योंकि प्रतिरोध आप बढ़ा रहे हैं तो धारा घट रहा है, और धारा क्या है? धारा एक तरह से फ्लो ऑफ आयंस ही तो है, फ्लो ऑफ आयंस ही तो होता है आपका धारा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला है कि सिंगल स्ट्रैंडेड वायर को कहा जाता है, हाउ द सिंगल स्ट्रैंड वायर इज कॉल्ड। देखो भाई स्ट्रैंडेड वायर क्या होता है, मैं आपको ये थोड़ा सा समझा दूं पहले। स्ट्रैंडेड वायर जैसे मान लो कि आपका ये एक
ये एक पतला सा वायर हो गया, ये एक पतला सा वायर हो गया, ठीक है, पतला सा वायर हो गया। और कई सारे, जैसे आप देखे होंगे जब मार्केट में आप जाते हैं छोटा सा तार खरीदने, तो उसमें पतले पतले कई सारे तार होते हैं और उनको क्या गया रहता है भाई, लपेटा गया रहता है, एक मतलब मोड़ा गया होता है। और सभी के सभी कहां रहते हैं, किसी एक इंसुलेटर से ढके रहते हैं, एक लेयर के अंदर रहते हैं, एक इंसुलेशन लेयर के अंदर रहते हैं, है ना। तो जो आपका बात कर रहा है स्ट्रैंड की जो बात कर रहा है, मैं यहां पे बात कर लेता हूं स्ट्रैंडेड की। तो इसका मतलब होता है कि कई तारों को क्या कह सकते हैं, ट्विस्टेड करके एक साथ, ट्विस्टेड करके ऐसे लिख लेना, एक साथ ट्विस्टेड करके बनाया गया कंडक्टर क्या कहलाता है, बनाया गया कंडक्टर स्ट्रैंडेड कंडक्टर कहलाता है, स्ट्रैंडेड कंडक्टर कहलाता है, ठीक है। तो यहां पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहां पे फ्लेक्सिबल, ट्विस्टेड वायर, हुकअप वायर और मल्टी स्टैंड वायर तो नहीं कह सकते भाई, यहाँ पे स्टैंड कहने का मतलब है कि कई सारे पतले पतले वायर्स, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हुकअप वायर करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन ये हो रहा होगा कि सर यहाँ पे आपने ट्विस्टेड वायर लिखा है, तो क्या ये ट्विस्टेड नहीं होगा भाई मेरे, ये बोल रहा है कि स्टैंडर्ड को और क्या कह सकते हैं, स्टैंडर्ड वायर को और क्या कह सकते हैं, तो इसको हुकअप या फिर हम लोग ब्रेडेड, ठीक है, ब्रेडेड वायर भी इसको कहते हैं। तो यहाँ पे सी एकदम करेक्ट आंसर बनेगा। ट्विस्टेड में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ट्विस्टेड वाला ऑप्शन भी सही होना चाहिए, लेकिन आपका जो बोर्ड है वो इस आंसर को ही प्रीफर करता है और इसी को सही भी मानता है, तो इसलिए हमने इसको ही सही माना है, ठीक है। चलो, विद्युत कंडक्टर के ऊपर प्रदान किए गए कवर का उद्देश्य क्या है। कोई भी कंडक्टर है उसके ऊपर जो इंसुलेशन दिया जाता है, इंसुलेशन का क्या अर्थ होता है, इंसुलेशन किस लिए किया जाता है, इंक्रीज करंट फ्लो, उसका करंट से कोई लेना देना है, बिल्कुल नहीं है। रिड्यूस करंट फ्लो, बिल्कुल नहीं। डिक्रीज वोल्टेज रेटिंग, वोल्टेज में कोई बढ़ाव घटाव करता है क्या इंसुलेशन, बिल्कुल नहीं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेदर, यस, वेदर से प्रोटेक्शन, या फिर कहिए कि ह्यूमन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि किसी एनिमल्स को भी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, केबल के ऊपर जो इंसुलेशन दिया गया रहता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे डी एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा इसके लिए। मध्यवर्ती आवृत्ति ट्रांसफार्मर में कौन से कोर का उपयोग किया जाता है, क्या बोला है क्वेश्चन में, विच कोर इज यूज्ड इन इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर में कौन सा कोर यूज किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर में नॉर्मल जो ट्रांसफार्मर होते हैं, मतलब कि जो आपके ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में जनरली हम लोग कौन सा कोर यूज करते हैं भाई, सीआरजीओ कोर हम लोग यूज करते हैं, जिस ट्रांसफार्मर से हम लोग बेस्ट आउटपुट पाना चाहते हैं, ठीक है, बेस्ट आउटपुट पाना चाहते हैं, उसमें हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, सीआरजीओ कोर। यहां पे सीआरजीओ कोर की कहीं पे बात ही नहीं किया है ना, कहीं पे भी बात सीआरजीओ की नहीं किया है। और क्वेश्चन में बोला है मध्यवर्ती आवृत्ति मतलब कि इंटरमीडिएट ट्रांसफार्मर की
बात कर रहा है क्वेश्चन में, इंटरमीडिएट ट्रांसफार्मर की यदि बात कर रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा बन जाएगा भाई? यहाँ पे ऑप्शन बन जाएगा आपका फेराइट, ठीक है ना। सिलिकॉन स्टील भी होता है, जो आपके कोर टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, कोर टाइप ट्रांसफार्मर में हम लोग कौन सा यूज करते हैं? सिलिकॉन स्टील यूज करते हैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर में, ठीक। लेकिन इंटरमीडिएट ट्रांसफार्मर में हम लोग फेराइट ही यूज कर लेते हैं, फेराइट, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा सामग्री बिजली का संचालन करती है? विच मटेरियल कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी? इसमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है या कौन सा ऐसा पदार्थ है जो बिजली को संचालित करता है, या फिर कहिए कि अपने से होके बिजली का प्रवाह होने देता है? तो भाई जो आपका माइका है ये भी आपका इंसुलेटर है, ये भी आपका इंसुलेटर है। कागज जो है ये भी आपका इंसुलेटर ही है, और जो कांच है ये भी आपका इंसुलेटर ही है। तो जो आप तांबा होगा, तांबा क्या बन जाएगा? तांबा आपका कंडक्टर हो जाता है। तो यहाँ पे डी एकदम करेक्ट आंसर बनेगा इसके लिए, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। विद्युत आवेश के युग्म में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? विद्युत आवेश के युग्म में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अब देखिए यहाँ पे जो ये लिखा है 6.25 इंटू 10 इंटू 108, तो थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे आप लोग। ये है आपका 10 की पावर 8, ये है आपका 10 की पावर 12, ठीक है। ये है आपका 10 की पावर 16 और ये है आपका 10 की पावर 18, ठीक। थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे सभी के सभी, और मैं इसको सीधे सीधे हटा ही देता हूं। बोलो भाई, अरे हट गया ना? चलो हट गया, मैं ब्रश कर रहा हूं, तब तक जल्दी से आंसर बताइए आप लोग। अरे बोलो। अब देखो, पहले तो मुझे ये बता दो कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आपका होता है कितना? इलेक्ट्रॉन पे, अरे सॉरी, इलेक्ट्रॉन पे जो आपका चार्ज है वो होता है Q इक्वल टू 1.9 इंटू 10 1.6 सॉरी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, -19 कूलाम, ठीक है। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। आपसे क्वेश्चन बोला है कि विद्युत आवेश के युग में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है। तो देखो एक फॉर्मूला Q इक्वल टू N इंटू ई होता है, Q इक्वल टू N इंटू ई। आवेश जहां पे Q क्या है, ये है आपका आवेश, E क्या है, ये है आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये है आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश, और N क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ये है आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। तो आपसे पूछा है यही N, इसी N के बारे में पूछा है, ये क्वेश्चन मार्क है, यही क्वेश्चन में आपसे पूछा है। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी N इक्वल टू हो जाएगा आपका Q अपॉन E, Q अपॉन E, ठीक है। विद्युत आवेश के युग्म में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो Q इक्वल टू यहाँ पे मैं रख देता हूँ 1 और डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 की पावर -19, 10 की पावर -19 कूलाम, ठीक है। जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18। अरे देखो ये -19 जो है ना, ये जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये प्लस का 19 बन जाएगा, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, ये 1.6, ठीक है। तो इसमें से एक काम करना, इसमें से इसको ऐसे लिख देना कि 10 गुणे 10 की पावर 18 बटा में 1.6। अब इसको जब भाग करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18। इतना तो आप कर ही सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे डी एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोला है चांदी में विद्युत प्रवाह की चालकता प्रतिशत कितना होता है? तो इस क्वेश्चन में तो बिल्कुल ही देर नहीं लगाएंगे, चांदी में आपका होता है 100%, है ना।
एल्यूमिनियम में विद्युत प्रवाह की चालकता का प्रतिशत, एल्यूमिनियम में, अरे अभी हमने चार्ट दिखाया है, अभी कुछ देर पहले ही चार्ट दिखाया है आपका। चांदी का था कितना 100%, चांदी का आपका 100% था, सिल्वर का, फिर आपका था कॉपर, कॉपर का कितना था भाई 94%, कॉपर का 94% था, फिर आपका सॉरी गोल्ड था इधर, गोल्ड, गोल्ड का कितना था 67%, और जो आपका था एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का दिया हुआ था 56%, 56%, तो 56% परसेंट में नहीं दिया है तो 0.57 हो जाएगा, 56%। ये परसेंट जब हटेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 56/100, परसेंटेज यदि हटाओगे तो ये 56/100 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0.56, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसी विशेष दिशा में चालक के माध्यम से इलेक्ट्रॉन की चाल को कैसे कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन की चाल को क्या बोला है, बोला है कि हाउ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कंडक्टर इन पार्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड। अच्छा, इसी को तो अरे यार बोला है कि किसी एक पार्टिकुलर दिशा में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, उसी को तो आप लोग धारा कहते हो, वही तो आपका धारा होता है ना। तो यहाँ पे डी एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है ना, डी एकदम करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि विद्युत धारा में किस धातु की चालकता बहुत अच्छी होती है। विद्युत धारा में किस धातु की चालकता बहुत अच्छी होती है, तो सबसे अच्छा चालकता रखने वाला कौन सा एलिमेंट है, वो है आपका सिल्वर। कितना होता है 100%, कितना होता है आपका 100%, ठीक है। गोल्ड का हमने अभी आपको बता दिया कि गोल्ड का आपका होता है 67%, 67%, तांबा का आपका होता है 94%, और एल्यूमिनियम का कितना होता है 56%। ठीक, चलो कौन सी विद्युत संपत्ति इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का विरोध करता है। देखो यहाँ पे विद्युत संपत्ति लिखा है, अरे यार प्रॉपर्टी मतलब यहाँ गुण होना चाहिए ना, ये ट्रांसलेशन है, ये आपके जो आप लोग पीडीएफ देखेंगे, पीडीएफ में भी यही वर्ड दिखेगा सीधे सीधे, है ना। विच इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को मतलब कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कौन रोकता है। अभी कुछ देर पहले ही क्वेश्चन हमने आपको बताया कि रेजिस्टेंस, जो आपका प्रतिरोध है, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रोकता है ना। ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गए हैं क्या, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़े, ये क्वेश्चन रिपीटेड है ना। हाउ द सिंगल स्टेट, हाँ ये रिपीटेड है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, थोड़ा यहाँ पे देखते हैं। SWG, SWG का फुल फॉर्म थोड़ा सा समझ लीजिए। SWG का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड वायर, स्टैंडर्ड वायर गेज, स्टैंडर्ड वायर गेज, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि जो आपका SWG होता है, क्लियरली दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। जो आपका SWG होता है, SWG में SWG की आकृति कैसी होती है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि SWG की आकृति कैसी होती है, तो यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे जो छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से मैं वो चीज लिख देता हूं। आकृति इसकी होती है वृत्ताकार, वृत्ताकार या फिर सर्किल, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, SWG का फुल फॉर्म हमने यहाँ पे लिख दिया है, स्टैंडर्ड वायर गेज, ठीक है। इसमें कितने गेज होते हैं, कितने गेज होते हैं, तो नंबर ऑफ गेज इसमें होते हैं 30, ठीक। नंबर ऑफ गेज इसमें कितने होते हैं 30 होते हैं। अब देखो एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि ये आपको नंबरिंग नीचे एक दिख रही होगी, नीचे एक नंबरिंग दिख रही होगी, ये 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, अभी इधर नहीं किया गया है, इधर 35 हो गया, ठीक है, इधर 34 हो गया, ये 33 हो गया, इधर ऐसे करते करते आओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा 1, ठीक है। और ये जो नंबरिंग है यही नंबरिंग असली है, ये जो नंबरिंग किया गया है ये वाला नंबरिंग असली है, ये नंबरिंग जो ऊपर नंबरिंग की गई है ये वाली नंबरिंग हमारे काम की है। तो आपको ये दिख रहा होगा कि जहां पे नंबरिंग 1 है, जहां पे नंबर 1 है, तो 1 वाले वायर गेज का जो व्यास है, डायमीटर इसका सबसे अधिक देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है। और जिसका व्यास 2 है, जिस पे नंबरिंग 2 है उसका व्यास पहले वाले से कम है,
ठीक है। फिर जिसका नंबरिंग 3 है उसका डायमीटर पहले वाले से कम है। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है हमें, यहां से ये चीज समझ में आ रहा है कि जो भी गेज का मानक है, गेज के मानक के हिसाब से जो वायर का डायमीटर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि वायर का जो गेज है उसका मान 1 है तो आपका तार का डायमीटर सबसे अधिक होगा, और यदि वायर का गेज 30 है तो उस वायर का डायमीटर सबसे कम होगा, जैसे कि आपको यहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसकी आकृति हो गई वृत्ताकार, और इसमें गेज की संख्या कितनी हो गई, 30। ठीक, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं कि तांबे में विद्युत प्रवाह चालकता कितनी होती है। तो तांबे में हमने अभी आपको कुछ देर पहले ही बताया है कि तांबे की कितनी होती है भाई, तांबे की 0.94 होती है ना। चलो नेक्स्ट है आपका कि एसडब्ल्यूजी में कितने गेज संख्या कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र को 2 गुना करने के लिए बदल दिया गया है। क्या बोला है कि हाउ मेनी गेज नंबर्स इन एसडब्ल्यूजी, हाउ मेनी गेज नंबर्स इन एसडब्ल्यूजी चेंज टू डबल द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, चेंज टू डबल द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो ये यहां पे 3 गेज, यहां पे 3 गेज साइज डिक्रीज। ठीक है, यहां पे डी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इससे आगे के क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।